हेलो स्टूडेंट्स, अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री की जो अपनी फोर्थ यूनिट है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, कोई भी मैटर है उसकी नॉर्मली 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके अलावा एक और स्टेज मानी गई है जिसे अपन मेसोमॉर्फिक स्टेज कहते हैं। तो यहाँ अपन 3 जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है इनकी अलग अलग स्टडी करेंगे। तो जो सॉलिड है वो क्या होता है, वॉल्यूम। जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या चीज़ है, कोई भी पदार्थ या कोई भी मैटर है वो कितना एरिया घेर रहा है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। और शेप, वो किस आकृति या किस आकार का है वो उसकी शेप कहलाती है। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनका वॉल्यूम और शेप दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे एक नमक का टुकड़ा है, तो जो NaCl है वो सॉलिड के रूप में होता है, बाद में अपन उसको पाउडर फॉर्म में लाते हैं। तो जो NaCl का सॉलिड स्टेट है उसके अंदर उसका एक वॉल्यूम हो गया जितना वो एरिया कवर करेगा, और उसकी एक शेप होगी कि वो स्क्वायर की शेप में है या गोलाकार है या किस टाइप का है। दूसरी ओर जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है, वॉल्यूम तो उसका निश्चित होता है कि जैसे 1 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, लेकिन जो उसकी शेप होती है वो उसकी चेंज होती रहती है, यानी स्थिर नहीं रहती। उसको अपन जिस पात्र में डालेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। जैसे यदि गिलास में है तो वो उस रूप में रहेगा, यदि कोई गोलाकार बर्तन में है तो वो उस रूप में रहेगा। इसी तरह जो गैस है उसका ना तो कोई वॉल्यूम होता है और ना ही कोई शेप होती है, क्योंकि गैस के कण होते हैं इतने दूर दूर होते हैं कि अपन उसको जिस पात्र में रखेंगे उस पूरे पात्र में फैल जाएंगे, और यदि उसी गैस को अपन ने किसी छोटे पात्र में रखा तो वो उसमें फैल जाएंगे। इस तरह जो गैस है उसका ना वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और ना ही उसकी शेप कांस्टेंट होती है। साथ ही साथ जो सॉलिड्स होते हैं उसमें पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है। लिक्विड्स में थोड़ी सी ज़्यादा होती है सॉलिड की तुलना में, और जो गैस है उसमें कण बहुत ही दूर दूर होते हैं। अब जो सॉलिड है वो दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिन्हें अपन क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, और एमॉर्फस को अपन अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। तो अपन इनमें डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी जो ज्यामिति होती है या इनकी जो शेप होती है वो निश्चित होती है कि वो किस शेप में है, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनकी कोई शेप नहीं होती है। और सेकंड है कि यदि अपन किसी सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक्सरे एनालिसिस करें तो अपन देखेंगे कि उस सॉलिड में कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, और ये जो कण है वो उसी रूप से अरेंज होते हैं जिस तरह से पूरा का पूरा क्रिस्टल होता है। जैसे इसका मतलब यानी जो क्रिस्टल है उसकी आंतरिक संरचना में कणों की वही व्यवस्था होती है जो उस क्रिस्टल की होती है, और इस व्यवस्था को अपन इसकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहेंगे। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड है इसके एक्सरे एनालिसिस से देखा गया कि इसकी जो आंतरिक संरचना है उसमें कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। और नेक्स्ट वन है कि जो मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका निश्चित नहीं होता। गलनांक क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पे कोई भी ठोस है वो पिघलता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पे यदि अपन ने किसी ठोस को गर्म किया तो उस टेम्परेचर से नीचे वो पूरा का पूरा ठोस रहेगा, और उस टेम्परेचर पे आने पर वो पिघलने लगेगा। जब तक कि पूरा पदार्थ पिघल नहीं जाता तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और जब पूरा पदार्थ पिघल जाएगा उसके बाद टेम्परेचर वापस से बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब उस निश्चित ताप से पहले पदार्थ पूर्णतः ठोस है और उस ताप के बाद में पूर्णतः द्रव अवस्था में आ जाता है। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें ऐसा कोई निश्चित ताप नहीं होता। यदि अपन ने एमॉर्फस सॉलिड को गर्म किया तो वो ताप से ऊष्मा पाकर पिघलने लगते हैं, और धीरे धीरे पिघलते हुए वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट है ये क्या, एक तरह से अपन ऐसे समझ सकते हैं, यदि किसी पदार्थ को अपन ने गर्म किया तो पहले वो थोड़ा सा पिघलने लगेगा, जैसे ही वो पिघलने लगेगा उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर तब तक रहेगा जब तक कि पूरा पदार्थ पिघल नहीं जाता। जब पूरा पदार्थ पिघल जाएगा उसके बाद ताप वापस से बढ़ने लगेगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसमें क्या होता है, टेम्परेचर
लगातार बढ़ता रहता है और पदार्थ धीरे धीरे पिघलता रहता है। इसी अपन मेल्टिंग पॉइंट की जो ये प्रोसेस है, इसको अपन इसके कूलिंग कर्व से भी बता सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूस या असतत होते हैं, जबकि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, एक्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उनके कूलिंग कर्व कंटिन्यूस होते हैं। कूलिंग कर्व को अपन जो हीटिंग कर्व है उसके अपोजिट डायरेक्शन में समझ सकते हैं कि जैसे किसी पदार्थ है उसको ठंडा किया जाता है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर टाइम बढ़ाएंगे गर्म करने का, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम होने लगेगा। यानी अपन ने यदि पदार्थ को ठंडा किया, उसको कुछ समय के लिए रख दिया, तो उसका ताप पहले कम होने लगेगा। जैसे ही वो पदार्थ जमने लगेगा वहाँ उसका ताप कांस्टेंट हो जाएगा, और जब वो पदार्थ पूर्णतः जम जाएगा उसके बाद उसका ताप वापस से कम होने लगेगा। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे जैसे अपन ने ताप कम किया लगातार उसका जैसे जैसे उसे अपन ने ठंडा किया लगातार उसका ताप क्या होता है, कम होता जाता है। यानी ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं आता। जैसे यहाँ तो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसका फिक्स टेम्परेचर का पॉइंट है, लेकिन यहाँ इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके जो कूलिंग कर्व होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनके कंटिन्यूस होते हैं। जो ये निश्चित मेल्टिंग पॉइंट है, इसी के कारण इन सब्सटेंस को रियल सॉलिड कहा जाता है, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं इन्हें सुपर कूल लिक्विड भी या अतिशीतल द्रव भी कहा जाता है। इसके बाद है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो जनरली एनआइसोट्रॉपी शो करते हैं। एनआइसोट्रॉपी क्या होता है, आइसोट्रॉपी क्या होता है, ये अपन अभी आगे देखेंगे। इनमें जो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो अनआइसोट्रॉपी शो करते हैं, सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल को छोड़ के। यानी जो क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं वो आइसोट्रॉपी शो करते हैं, जबकि सारे के सारे जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या करते हैं, समदेशिकता या आइसोट्रॉपी शो करते हैं। अब जो आइसोट्रॉपी क्या होती है कि यदि इनके किसी भौतिक गुण को अपन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर कैलकुलेट करें तो हर डायरेक्शन में उनकी वैल्यू आएंगी अपने पास, सेम आएंगी। इसे अपन कहते हैं आइसोट्रॉपी। आगे और देखेंगे। अब अपन इनके एग्जांपल देखते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें अपना नमक है, शक्कर है, नौसादर है, नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड है, शोरा यानी KNO3 है। तो ये सारे के सारे जिनका केमिकल फॉर्मूला है वो क्या कहलाते हैं, अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। जबकि जो अपना कांच है, प्लास्टिक है, रबड़ है, रेजिन है, ये क्या कहलाते हैं, अपने एमोर्फस सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं, और इन्हें वास्तविक ठोस नहीं माना जाता है। अब अपना है आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन आइसोट्रोपी। जनरली कोई भी पदार्थ है उसके कुछ भौतिक गुण, जैसे कि ऊष्मा चालकता है, विद्युत चालकता है, कठोरता है, अपवर्तनांक है, आदि जो गुण हैं उनको यदि अपन भिन्न भिन्न दिशाओं में ज्ञात करें तो उनके मान समान प्राप्त हो, वो कहलाती है आइसोट्रोपी या समदेशिकता। जनरली जितने भी अक्रिस्टलियन ठोस है, लिक्विड है और गैसेस हैं, ये सारे के सारे आइसोट्रोपी शो करते हैं। आइसोट्रोपी शो करने का कारण है कि इनके अंदर जो अणु है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। यानी इनकी जो व्यवस्था है वो कोई रेगुलर व्यवस्था नहीं होती। तो अपन जिधर से भी इनको कैलकुलेट करते हैं ये अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इनके मान है वो अपने समान आ जाते हैं, इन भौतिक गुणों के मान। इनके विपरीत यदि कोई सॉलिड या कोई पदार्थ ऐसे हैं जिसमें अपन इन भौतिक गुणों को कैलकुलेट करें तो उनकी अलग अलग दिशाओं में इनके मान अलग अलग प्राप्त हों, तो ये कहलाती है एनआइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी का मतलब सेम वैल्यू प्राप्त होगी, एनआइसोट्रोपी का मतलब डिफरेंट वैल्यू प्राप्त होगी, तो इसे अपन कहेंगे विषम देशिकता। और ऐसे पदार्थ जो विषम देशिकता शो करते हैं उन्हें कहेंगे विषम देशिक पदार्थ। तो जनरली जो विषम देशिकता या अनआइसोट्रोपी है उसका रीज़न क्या होता है कि उसमें पदार्थों का एक निश्चित क्रम होता है, यानी पदार्थों की व्यवस्था है और उनका जो क्रम है वो एक व्यवस्थित क्रम होता है। और इस व्यवस्थित क्रम में यदि अपन ने भिन्न भिन्न दिशाओं में उन गुणों को कैलकुलेट किया तो उनके
अलग अलग मान प्राप्त होते हैं कि वर्टिकल किया तो अलग होगा, हॉरिजॉन्टल किया तो अलग होगा, डायगोनल किया तो अलग होगा। इस तरह से अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। इनके अंदर जैसे यहाँ पे तो था जितने भी एक्सियली सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, लेकिन जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनआइसोट्रोपी होते हैं, एक क्यूबिक क्रिस्टल को छोड़ के। ये जो क्यूबिक क्रिस्टल है ये क्या होता है, आइसोट्रोपिसिटी शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो क्यूबिक क्रिस्टल है इसके अंदर कण बहुत अधिक व्यवस्थित होते हैं, और इतने अधिक व्यवस्थित होते हैं कि किसी भी डायरेक्शन से इनको गुणों का अध्ययन किया जाए तो इनकी व्यवस्था एक जैसी होती है। इसे अपन डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। ये एक क्रिस्टल है जिसमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था है। देखिए डार्कन लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस तरह से एक निश्चित व्यवस्था है। इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, सब तरफ से निश्चित व्यवस्था। तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब यदि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपन ने इस तरह से अध्ययन किया तो देखिए एक बड़ा कण छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा आ रहा है। फिर अपन ने इधर से किया तो भी बड़ा छोटा छोटा। यदि अपन ने डायगोनेटिकली किया तो छोटा 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 आ रहा है। इसका मतलब यदि अपन इस क्रिस्टल में, जो कि एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें कणों की निश्चित व्यवस्था है, में अपन कुछ भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे तो इस डायरेक्शन में अलग आ रहा है, इस डायरेक्शन में अलग आ रहा है, तो इसे अपन कहते हैं कि इसके अंदर आइसोट्रोपिसिटी नहीं है, यानी ये एक अनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल है या विषमदेशीय क्रिस्टल है। फिर है अपना स्पेस लेटिस एंड यूनिट सेल। तो पहले देखेंगे अपन यूनिट सेल क्या होती है, इकाई कोशिका क्या होती है। तो कोई भी क्रिस्टल है उसमें अणुओं, परमाणुओं या फिर आयन, यानी क्रिस्टल का निर्माण में क्या होगा, या तो कोई अणु होगा या कोई परमाणु होगा या कोई आयन होंगे। तो किसी क्रिस्टल के अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, और ये जो निश्चित व्यवस्था है ये व्यवस्थित होकर एक छोटी सी इकाई बनाती है, यानी किसी क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसकी इकाई कोशिका या यूनिट सेल कहलाती है। सुनिएगा, किसी क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई, यानी सूक्ष्मतम का मतलब उस क्रिस्टल को उससे ज़्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो किसी क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे संपूर्ण क्रिस्टल, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, एकक कोशिका, इकाई कोशिका या यूनिट सेल कहलाती है। और यदि ये जो यूनिट सेल है इसको त्रिविम में यानी स्पेस में, यदि ये तो एक यूनिट सेल थी, यदि स्पेस में अपन ऐसी बहुत सी यूनिट सेलों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दें तो इस तरह से जो आकृति बनेगी वो जो अपनी यूनिट सेल थी उसके समरूप बनेगी। यानी खूब सारी यूनिट सेल्स को यदि अपन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करें तो वो बड़ी जो यूनिट बनेगी वो अपना कहलाती है एक क्रिस्टल, जिसे अपन कहेंगे क्रिस्टल लेटिस या क्रिस्टल जालक। तथा जो अपने स्पेस में क्रिस्टलों की इकाइयों की नियमित व्यवस्था होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, स्पेस लेटिस या त्रिविम जालक कहते हैं। यानी स्पेस लेटिस और क्रिस्टल लेटिस एक ही चीज़ है कि यदि अपन ने इकाई कोशिकाओं की एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया तो एक नई जालक बनेगा, एक नया क्रिस्टल बनेगा जो उस इकाई कोशिका के समरूप होगा, और इसे अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। इकाई सेल की एक ये भी व्यवस्था है कि क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई, सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी इकाई, उस जालक को उससे छोटी इकाई में विभक्त नहीं किया जाता। संरचनात्मक मतलब जिससे उस संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, अपनी यूनिट सेल कहलाती है। जैसे ये एक घनाकार क्रिस्टल है, ये भी एक यूनिट सेल है घनाकार, ये भी एक घनाकार यूनिट सेल, ये भी एक घनाकार, ये भी एक घनाकार, ये भी एक घनाकार, ये सारी की सारी घनाकार यूनिट सेल है। अब यदि किसी भी अपन यूनिट को मिलाएंगे आपस में, जैसे इन चार को मिलाए तो ये भी क्या बनी है, घनाकार यूनिट सेल ही बनी है। इस तरह से इस संपूर्ण क्रिस्टल की जो सूक्ष्मतम इकाई है ये क्या कहेगी, एक इकाई कोशिका या यूनिट सेल कहलाएगी। अब है क्रिस्टल विज्ञान के नियम, लॉस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी या क्रिस्टल विज्ञान किसे कहते हैं,
क्रिस्टलर विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी क्रिस्टल तथा उस क्रिस्टल के गुण और उसकी संरचना और उसकी ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी क्रिस्टल के संपूर्ण गुण, उसकी संरचना और उसकी ज्यामिति का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे अपन क्रिस्टल विज्ञान कहते हैं। इसके 3 नियम दिए गए हैं। द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल यानी अंतरा फलक कोणों की स्थिरता का नियम। सेकंड है द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, परिमेय घातांक का नियम। और थर्ड है लॉ ऑफ सिमेट्री यानी सममितता का नियम। इन नियम्स को अपन पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स देखेंगे कि किसी भी क्रिस्टल में इन टर्म्स में क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले है फेस या फलक। तो जो भी 2D के अंदर यानी एक प्लेन के अंदर अपन किसी क्रिस्टल को, एक प्लेन के अंदर होती है फेस की व्यवस्था, एक प्लेन में होगी। तो 2D में उपस्थित वह तल जिससे क्रिस्टल बंधा रहता है, यानी क्रिस्टल के जो साइड्स की होती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। और ये जनरली समतली होते हैं। जैसे अपने एक कमरा है तो इस कमरे की जो दीवारें हैं वो क्या कहलाएंगी, अपनी फेस कहलाएंगी। 4 तो साइडों की दीवारें हैं, एक ऊपर का फेस और एक नीचे का फेस है, तो ये अपनी कहलाती है फेस या फलक। एज, कोई भी 2 फेस जहाँ मिलेंगे वो क्या कहलाएगा, अपना एज कहलाएगा। फिर है इंटरफेशियल एंगल, अंतराफलक कोण। किन्हीं भी 2 फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है, इंटरफेशियल एंगल कहलाता है। यदि अपन इस तरह से नहीं कैलकुलेट करें तो जो 2 फलक हैं उन पे 2 लंब डाले जाते हैं। जैसे ये F1 और F2 फलक है, इन पे ये लंब डाले गए हैं। इस लंब के द्वारा यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये क्या कहलाता है, उसका इंटरफेशियल एंगल ए कहलाता है। तो 2 प्रतिच्छेदी फलकों से लंबवत खींची गई रेखाओं के मध्य का कोण ही क्या कहलाता है, अंतराफलक कोण। और इस कोण को अपन जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं वो मापन क्या कहलाता है, अपना गोनियोमीटर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है। जैसे ये अपन ने बता दिया, ये एक हेक्सागोनल क्रिस्टल है तो इसके 2 फलकों के बीच का कोण क्या कहलाएगा, इंटरफेशियल एंगल। फिर अपना सॉलिड एंगल या घन कोण किसे कहते हैं, तो वो कोण जहाँ पे 2 से अधिक फेस मिलते हैं। देखिए इंट्राफेशियल में तो 2 फेस मिलेंगे, लेकिन जो सॉलिड एंगल है उसके अंदर 2 से ज़्यादा फेस मिलते हैं, वो कोण क्या कहलाता है, अपना अधिक कोण कहलाता है या घन कोण कहलाता है। इसकी कैलकुलेशन अपन इस तरह से करते हैं, A=E+2 - F, जहाँ E होती है नंबर ऑफ एज और F होती है नंबर ऑफ फेसेस। तो जैसे अपन कोई क्यूबिक क्रिस्टल है तो क्यूबिक क्रिस्टल में जो घन कोण होंगे कितने होंगे, क्यूबिक क्रिस्टल में एजेस कितनी होती हैं, 12 एज होती हैं और 6 फलक होते हैं। तो 12 + 2 14, 14 - 6 कितने हो गए अपने पास, 8। तो जो एक कमरा होता है, मतलब घनाकार कमरा जिसके सारे फेस बराबर है, तो उसमें देखिए आमने सामने की 4 फेस हो गई, एक ऊपर का और एक नीचे का, तो 6 तो उसमें F हो गए। एज कितनी होंगी, 4 तो होंगी जो बीच में होंगी, 4 ऊपर होंगी और 4 नीचे होंगी। इस तरह उसमें 12 एजेज होंगी। तो टोटल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो ये जो घन कोण है ये क्या कहलाता है, अपना एक तरह से कोना। तो एक कमरे के कितने कोने होते हैं, 8 कोण होते हैं, तो ये उसके क्या कहलाते हैं, घन कोण कहलाते हैं, जिसको अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। फिर है क्रिस्टलोग्राफी अक्स, किसी भी क्रिस्टल की ज्यामिति और उसके गुणों की व्याख्या करने के लिए जिन एक्सेस का यूज़ किया जाता है उन्हें अपन कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस। जनरली अपन 3 एक्सेस का यूज़ करते हैं, एक्स, वाई और जेड। ये तीनों एक्सेस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, और इन एक्सेस के बीच के कोण को अपन कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी एंगल, जिन्हें अपन अल्फा, बीटा और गामा से व्यक्त करते हैं। फिर है क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली, क्रिस्टल के जो फेस हैं और जो अक्ष हैं और जो कोण हैं इनके मध्य जो संबंध है उनको दर्शाने के लिए कुछ पद्धतियाँ यूज में की गई है, जिसे अपन कहते हैं क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली। इनमें वॉइस इंडिसेस, वाइट्स और मिलर सूचकांक 2 मुख्य हैं जिनका अपन इसमें अध्ययन करेंगे। और भी होती हैं लेकिन जनरली 2 क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली काम में ली जाती हैं, एक वॉइस है और एक मिलर है। तो देखिए अब ये एक क्रिस्टल की एक्सेस और उसके एंगल दर्शाए गए हैं, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है, ये जेड एक्सेस है। एक्स एक्सेस के सामने का एंगल अल्फा, वाई के सामने का बीटा और जेड के सामने का गामा। ये है क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस एंड क्रिस्टलोग्राफी एंगल।
अब अपना जो ये था कि अपन ने जो टर्म्स देखे हैं जिसके द्वारा अपन जो नियम हैं क्रिस्टल विज्ञान के उनका अध्ययन करेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपन इनके तीनों नियमों को देखेंगे। ओके, थैंक यू।